मेरा नाम विशाल है। मैं 21 साल का था। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा हम सिर्फ 2 भाई थे। मुझसे बड़े मेरे भैया थे, जबकि मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरे बड़े भैया का बिहेवियर शुरू से ही बहुत गुस्से वाला था। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते थे और माता पिता कभी कोई आदर सम्मान नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी शादी की बात की। लड़की उनके ऑफिस में ही काम करती थी। भैया की जिद के आगे हार मानकर मेरे पेरेंट्स उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चले गए थे। इस तरह मेरे भैया की शादी उनके साथ हो गई और वो भाभी बनकर हमारे घर आ गई थी। भाभी के आ जाने से भैया के बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आया था। वह धीरे धीरे घर में भी अच्छी तरह से हम सब लोगों के साथ रहने लगे थे। मेरी मम्मी पापा को इस बात की खुशी और साथ ही साथ तसल्ली भी हुई थी कि बहू के आ जाने से उनका बेटा काफ़ी हद तक बदल गया है। मेरे स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में ध्यान रखता था, घर के मामले में ज़्यादा नहीं बोलता था और ना ही घर में ज़्यादा ध्यान दिया करता था। इस दौरान हमारे घर में भैया भाभी के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और एक दिन उन दोनों के बीच इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि भाभी भैया को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई थी। तो भैया ने भी उन्हें आसानी से छोड़ दिया। झगड़ा जो भी था, मम्मी पापा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर दोनों में से कोई भी समझने के लिए तैयार ही नहीं था। पता नहीं दोनों में किस पर इतनी लड़ाई थी, जो बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि भाभी घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला और ना ही मुझे मम्मी ने कुछ बताया। ऐसा भी नहीं था कि भैया भाभी की शादी ज़बरदस्ती करवाई गई थी। दोनों ने तो खुद अपनी पसंद की शादी की थी और वो दोनों शादी के बाद एक दूसरे के साथ खुश रह रहे थे। मगर जैसे ही उन दोनों की शादी को 1 साल हुआ तो उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। मुझे तो इस बात की कुछ समझ नहीं आई थी कि पसंद की शादी करने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार थे। बस मैं इतना जानता था कि भाभी भैया पर अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी। ये इल्ज़ाम कैसे थे, मुझे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आई थी, क्योंकि उस समय मैं छोटा था। भाभी भैया से अलग होना चाहती थी तो भैया ने भी उन्हें खुशी खुशी अलग कर दिया। भाभी अपने मायके जा चुकी थी और भैया उन्हें डिवोर्स देकर दूसरे शहर में नौकरी करने का फ़ैसला कर चुके थे। मम्मी पापा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो पहले से ही कहा किसी की सुनते थे। इसलिए उन्होंने अपना सामान पैक किया और वह दूसरे शहर में नौकरी करने लगे और वहीं पर ही शिफ्ट हो गए। मम्मी पापा भैया की बहुत फ़िक्र करते थे, मगर उन्होंने फ़ोन करके मम्मी पापा को बता दिया था कि वो उनकी फ़िक्र ना करे। भैया यहाँ पर बहुत खुश है और अच्छी नौकरी कर रहे हैं और वो उनको अपनी सैलरी के कुछ पैसे भेजते रहेंगे। मैंने भी मम्मी पापा को समझाया था कि भैया कोई नासमझ नहीं है, समझदार है और शादी करने का फ़ैसला भी उनका ही था और अपनी पत्नी से अलग होने का फ़ैसला भी उनका ही है। इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने जैसे तैसे भैया के बिना रहना सीख लिया था। अब लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि भैया कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं। लेकिन भैया बीच बीच में हमारे घर पर आते जाते रहते थे और फ़ोन पर बात करते रहते थे और मैं भी कभी कभी भैया से बात कर लिया करता था। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मुझे किसी अच्छी नौकरी की तलाश थी। एक दिन भैया की कॉल पापा के पास आई और फिर उन्होंने हम सभी के हालचाल लिए। उसके बाद उन्होंने हमें एक ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर हम सब लोग दंग रह गए थे। पापा ने भैया को मेरी नौकरी के बारे में बताया था कि मैं किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ और पहले किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। उसके बाद ही मैं सैलरी के बेस पर नौकरी करूँगा। तो भैया ने पापा की बात पर कहा कि आप विशाल को मेरी जगह मेरी पोस्ट पर भेज दो, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बिज़नेस के सिलसिले में हमारी कंपनी केटीएम कनाडा जा रही है। इसलिए अगर विशाल चाहे तो मेरी जगह मेरी कंपनी में काम कर सकता है। मुझे वहाँ से आने में लगभग 3-4 महीने लग जाएंगे। इतने दिनों में तो और उनको आराम से जॉब करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर भैया ने बताया कि वैसे भी मेरी अभी नई नई शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी को इस शहर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। यह बात सुनकर तो पापा चौंक गए थे। उन्होंने कहा, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? पापा के सवाल पर भैया शर्मिंदा हुए और कहने लगी, जी पापा, मेरी दूसरी शादी कर ली है। माफ़ करना, मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया, मगर अभी मेरी शादी को सिर्फ 15 ही दिन हुए हैं। लड़की बहुत अच्छी और संस्कारी है। उसके साथ मेरी ज़िंदगी का अच्छा गुजारा हो रहा है और इसे शहर की है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। मैंने आप लोगों को इस बारे में इसलिए नहीं बताया
क्योंकि मैं आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था कि मैंने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दे दी और दूसरी लड़की से शादी कर ली। पापा कहने लगे कि चलो ठीक है, मगर तुम्हें एक बार हमें लड़की से तो मिलवाना चाहिए था। पापा के कहने पर भैया ने कहा, मैं उसको कनाडा से आने के बाद आप लोगों से मिलवाने के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। वो भी आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन जब तक आपको विशाल को मेरे घर भेजना होगा। इस तरह से जॉब का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और मेरी पत्नी भी घर में अकेली नहीं रहेगी, उसे भी विशाल का सहारा मिल जाएगा और मैं बेफिक्र होकर कनाडा से वापस आ सकता हूँ। भैया की शादी वाली बात पर पापा का मूड थोड़ा ऑफ हो गया था, मगर फिर वो हर बार भैया की बातों पर अपना सर झुका लिया करते थे। इस बार भी उन्होंने अपना सर झुका ही लिया था, मगर पापा को जॉब वाली बात बिल्कुल ठीक लगी थी, इसलिए उन्होंने यह फैसला किया कि मैं आप अपने भैया की पोस्ट पर जॉब करूँगा और उनके घर पर ही रहूँगा। मुझे भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था और फिर मैंने सोचा था कि इस बहाने मैं अपनी नई भाभी को भी देख लूँगा। अगले हफ्ते ही मैं भैया के घर पहुँच चुका था। भैया मुझे वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे आने से मुझे कोई भी फिक्र नहीं रहेगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाता हूँ। दोबारा से शादी होने के बाद भैया की बिहेवियर में फिर से नमी आ गई। मम्मी पापा को ही दिखाते थे, मेरे साथ तो वह हमेशा नर्म रहते थे। भैया कहने लगे कि तुम्हारी भाभी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि जब से मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया है तब से वो तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। वरना पहले तो वह बेचारी टेंशन के मारे बहुत परेशान थी कि वह यहाँ अकेली कैसे रहेगी, लेकिन जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि तुम उसे संभाल लोगे तो वह खुश हो गई। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हंसने बोलने वाली है। मैं जैसे ही भैया के घर पहुंचा और सामने भाभी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैं उन्हें देखकर दंग रह गया था। भाभी तो भैया से बहुत कम उम्र की थी, पर मुझे देखने में बिल्कुल 20-21 साल की लग रही थी और बहुत खूबसूरत थी। वह बिल्कुल किसी परी से कम नहीं थी, किसी हीरोइन के जैसी उनकी हाइट, हेल्थ और उनके चेहरे पर बहुत चमकती। उनके चेहरे की चमक देखकर तो मैं घायल हो गया था। अभी तक मेरा दिल किसी लड़की पर नहीं आया था, मगर भाभी को देखते ही मैं उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। काले लंबे घने बाल जो इस समय खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, मैं तो उन्हें देखते ही पलक झपकाना भूल चुका था। मैं तो अभी तक यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये मेरी नई भाभी है। पहले वाली भाभी भी इतनी सुंदर नहीं थी जितनी सुंदर ये थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने मेरे भैया से शादी कैसे कर ली, क्योंकि वो तो सिर्फ मामूली सी शक्ल के थे। मैं अपनी नई भाभी में गुम हो गया था कि तभी भैया ने मुझे झटके से सपनों की दुनिया से बाहर निकाला और कहने लगे, विशाल विशाल क्या हुआ है, यह तुम्हारी भाभी है, इनसे मिलो। नहीं, मैंने फ़ौरन ही नहीं प्रणाम किया और फिर घर के अंदर आ गया। भाभी मेरे लिए चाय पानी का इंतज़ाम करने लगी, लेकिन मैं बार बार नज़र चुराकर उनकी तरफ ही देख रहा था, क्योंकि मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि मेरे भैया जो कि लगभग 32 साल के हो गए थे, जबकि भाभी की शादी तो किसी 22-21 साल की उम्र के लड़के से होनी चाहिए थी और उन्होंने अपने से दोगुनी उम्र के लड़के से शादी कर ली है, जो कि पहले भी एक शादी कर चुका है। मैं मन ही मन में सोचने लगा कि हो सकता है भाभी की उम्र इतनी ही हो जितनी कि भैया की है, लेकिन उन्होंने अपने इतने अच्छे से ख्याल रखा हुआ था कि वो सिर्फ 21-22 साल की ही लड़की के जैसी दिख रही थी। फ़िलहाल जो भी है, लेकिन भैया बहुत भाग्यशाली हैं जो हैं दूसरी पत्नी इतनी ज़्यादा सुंदर मिली। भाभी मुझे बहुत खुश नज़र आ रही थी। उनका नाम लेना था। चाय नाश्ता करने के बाद भैया अपने जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो कल सुबह की फ़्लाइट से कनाडा के लिए निकल जाएंगे। इसके बाद उन्होंने मुझे एक फ़ाइल आई और कहने लगे कि इस फ़ाइल में मेरे हिस्से का सारा काम है, तुम कर लेना और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हो। मैं कंपनी का एड्रेस सेंड कर दिया है। वहाँ जाने के बाद तुम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। मैंने तुम्हारे बारे में सारी बात कर ली है। वहाँ जाने के बाद तुम्हें कोई नहीं होगी, बस आराम से अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेना। भैया की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। इसके बाद भैया मुझसे कहने लगे कि देखो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर ही तुम्हारी भाभी को छोड़कर जा रहा हूँ। और एक बात और, तुम्हारी भाभी को अभी कुछ दिन पहले सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा है। मैंने डॉक्टर को दिखाया है तो उन्होंने यह बताया है कि अभी कुछ महीनों तक उसके शरीर में बार बार दर्द उठता रहेगा और जिसकी वजह से तुम्हें अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और जब भी ज़रूरत पड़े तो तुम्हें उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। इसके अलावा तुम्हारी भाभी तुम्हें जो भी काम बताए
तो तुमको सारे काम कर देना, क्योंकि यहाँ पर इसका तो सिर्फ तुम ही सहारा हो और कोई भी नहीं है। तुम्हारी भाभी के मायके वाले भी यहाँ पर नहीं रहते, वह दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए मेरे पीछे तुम्हें अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखना है। भैया की बात सुनकर मैंने भैया से कहा था, भैया मैं भाभी का बहुत ख्याल रखूँगा, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं भाभी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। इसके बाद रात को भाभी ने हम लोगों के लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया था और भैया की सारी पैकिंग भी फाइनल हो चुकी थी। अगली सुबह भैया कनाडा जाने के लिए घर से निकल गए थे। इस घर में मैं और भाभी बिल्कुल ही अकेले रह गए थे। अभी मैं और नैना भाभी दूसरे के लिए नए नए थे, इसलिए हमारे बीच बातचीत कुछ कम ही हो रही थी। मैं भी उसी दिन भैया की बताए गए एड्रेस पर उनके ऑफिस में चला गया था, जहाँ पर मुझे जॉब ज्वाइन कर ली थी। और मैंने वहाँ पर जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट दे दिए और वहाँ के मैनेजर से भी बात कर ली थी। उन्होंने मुझे जॉब पर भैया की जगह पर रख लिया था, क्योंकि भैया पहले ही उन लोगों को मेरे बारे में बता कर गए थे, इसलिए मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था। और मैंने अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया, जहाँ पर मेरी कुछ लड़कों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऑफिस में लड़के और लड़कियां दोनों ही साथ में काम किया करते थे। वहाँ के लोग मुझसे काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। घर आने के बाद भाभी और मैं भी एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे थे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ ऑफिस का कुछ काम कर रहा था कि तभी रात के टाइम भाभी ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं फ़ौरन ही भागकर किचन की तरफ गया तो मैं यह देखकर दंग रह गया कि भाभी समय बहुत ही सुंदर लग रही थी और उन्होंने बहुत प्यारी नाइटी पहन रखी थी, जो कि अक्सर और रात को सोते समय पहनती हैं। वो बहुत फिटिंग थी और स्लीवलेस भी थे। उसके अंदर से उनके शरीर की खूबसूरती झलक रही थी। मैंने फ़ौरन ही भाभी को देखकर अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमा लिया था। भाभी मुझसे कहने लगी, विशाल क्या तुम कॉफ़ी पियोगे? मैं समय अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, सोचा तुमसे भी पूछ लूँ। मैंने भाभी से कहा, जी भाभी बना लीजिए, मैं भी पी लूँगा। यह कहकर मैं फ़ौरन ही अपने कमरे में जाने लगा तो भाभी ने मुझे टोक दिया और कहने लगी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी 10 मिनट में तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, उसके बाद हम दोनों छत पर चलकर एक साथ बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। छत पर अच्छी हवा चल रही है और छत पर ठंडी हवा में टहलते हुए कॉफ़ी पीने का एक अलग ही मज़ा होता है। भाभी की बात सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, क्योंकि उस समय मैं समझ रहा था कि मेरे मन में अजीब तरह की फीलिंग्स आ रही है, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। इसलिए मैंने उन्हें बहाना बना दिया, क्या आप अकेले ही छत पर चली जाइए, क्योंकि मैं समय ऑफिस का कुछ इम्पॉर्टेंट काम करने में बिज़ी हूँ। इतना कहकर मैं उनकी बात सुने बिना ही वापस अपने कमरे में आ गया था। थोड़ी देर के बाद भाभी कॉफ़ी का मग मेरे लिए कमरे में ही लेकर आ गई थी, लेकिन वह जैसे ही मुझे कॉफ़ी देने लगी तो थोड़ी सी कॉफ़ी मेरे कपड़ों पर गिर गई, जिससे वह घबरा गई और मेरे करीब आकर उसे साफ करने लगी। पर उन्होंने जब सब कुछ किया तो वो मुझे टच हो रही थी। इस समय मेरे लिए मन में उनके लिए एक अजीब सी फीलिंग की लहर उठ गई। मैं फ़ौरन ही भाभी से पीछे हट गया और मैंने उनसे कहा कि भाभी फ़िक्र मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप अपने कमरे में आराम से जाकर सो जाइए। मैं फ़ौरन ही बाथरूम में चला गया। मैंने खुद को समझाया कि वो मेरी भाभी है, भले ही वो मेरी ही उम्र की हो, लेकिन भाभी तो माँ समान होती है। मुझे उनके लिए अपने मन में किसी तरह कभी कोई गलत ख्याल नहीं लाना चाहिए। इसके बाद ऑफिस की छुट्टी वाले दिन भाभी और मैं शॉपिंग पर गए थे, पर मैंने अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लिए थे और भाभी ने भी। और इस दिन मुझे पता चला कि भाभी की उम्र सच में 21 साल है, क्योंकि मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछ लिया कि आपको भैया कहाँ मिले थे। तो उन्होंने कहा कि दरअसल तुम्हारे भैया ने मेरी जान बचाई थी। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे भैया मुझे अस्पताल लेकर गए और फिर वहीं हमारी मुलाकातें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं बचपन से ही अपने चाचा चाची के घर पर रही हूँ, लेकिन वो लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते थे। और जब मुझे तुम्हारे भैया का साथ मिल गया तो हम दोनों ने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। मुझे तुम्हारे भैया के बारे में पता है कि उनके दिवस हो चुकी है, मगर मैं उन्हें पसंद करने लगी थी और वो भी मुझे पसंद करते थे। तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुम्हारे भैया के साथ शादी करके अब मैं खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। उन्होंने तुम्हारे घर वालों को हमारी शादी का इसलिए नहीं बताया था कि कहीं उन्हें बुरा न लग जाए कि उनके बेटे ने एक अनाथ लड़की से शादी की है और बिना दान दहेज के बहू घर लेकर आ गया। मैंने भाभी से कहा कि हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे लोग हैं, मगर आपने बहुत अच्छा किया। मेरे बड़े भैया थोड़े गलत बिहेवियर के हैं, मगर आपसे शादी करने के बाद बहुत नर्म पड़ गए हैं। भाभी कहने लगी कि तुम्हारे भैया तो मुझसे शादी करने के बाद काफ़ी बदल गए हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। देखो ना, यहाँ से जा रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें मेरी कितनी सिक्योरिटी
कि मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गए। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ना जाने क्यों मैंने चीज़ नोटिस की थी कि जब से भैया कनाडा गए थे तब से ही भाभी घर में नए नए कपड़े पहन कर रहती थी। वो मुझे देख में बिल्कुल ठीक नहीं लगती थी, क्योंकि उनके कपड़े कुछ ज़्यादा ही अजीब और छोटे होते थे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है भाभी इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं देती हो, और फिर मैं उनकी नज़र में उनके छोटे भाई की तरह हूँ, इसलिए वो इस तरह के कपड़े मेरे सामने आराम से पहन रही है। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और अपने काम में बिज़ी हो गया। इधर मेरे ऑफिस में काम तेज़ी से हो रहा था, क्योंकि बॉस का कहना था कि तुम अपने भैया की तरह ही काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। ऑफिस में मेरा एक दोस्त बन गया था जो कि बिल्कुल मेरे जैसे ही बिहेवियर का था। वास्ते हम दोनों को एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिया था। एक दिन मैंने उसे अपने घर खाने पर इनवाइट कर दिया और भाभी को उसके बारे में बता दिया ताकि वो मेरे दोस्त के लिए भी खाना बना ले, क्योंकि मेरा दोस्त सुशांत कई बार मुझे होटल में पार्टी दे चुका था, मगर मैं उसे घर के खाने पर इनवाइट करना चाहता था। भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इसलिए मैंने उसे बेझिझक इन्वाइट कर दिया, जिस पर भाभी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। भाभी ने उसके लिए सारे इंतज़ाम कर लिए थे और सुशांत रात को डिनर पर हमारे घर आ गया था। उस दिन के बाद धीरे धीरे मेरा दोस्त घर आने जाने लगा। उसकी भाभी से अच्छी जान पहचान हो गई थी। भाभी हम दोनों के लिए कभी चाय नाश्ता बनाकर लाती, तो कभी हम दोनों के ही अच्छा खाना बनाकर तैयार कर लिया करती थी, जिसकी वजह से मेरा दोस्त भाभी की बहुत तारीफ़ करता था। कहता था भाभी का बिहेवियर तो बहुत अच्छा है, और तुम्हारी भाभी तो कहीं से भी तुम्हारी भाभी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे वह हमारे साथ हम लोगों की ही फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल हमारे साथ अपने जैसा बिहेव करती है। बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि तुम्हारी अच्छी दोस्त है। एक दिन मेरे दोस्त ने भाभी से पूछा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। यह बात सुनकर भाभी का चेहरा उतर गया। उनकी उदास चेहरे को देखकर हम पूछने लगे थे कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनके चाचा चाची ने मुश्किल से उन्हें हाई स्कूल तक ही पढ़ाया था। इसके बाद उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो उनकी पढ़ाई पर पैसे खर्च नहीं कर सकते, और इसी वजह से वो ना चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाई। मैंने भाभी से कहा, लेकिन अब तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो आपकी कोई इतनी ख़ास उम्र भी नहीं है, इसलिए अगर आप चाहो तो अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर सकती हो। मुझे नहीं लगता कि भाई से यह सब चीज़ों के लिए आपको मना करेंगे। मेरे दोस्त ने भी भाभी को बताया, भाभी आप एक काम करो, हमारे शहर में बहुत अच्छे स्कूल है, आप तो वैसे भी काफ़ी होशियार लगती हो, आप चाहो तो घर बैठकर प्राइवेट पढ़ाई कर सकती हो। मैं कहने लगा, भाभी यह ठीक कह रहा है, आपको आगे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के तो इंसान अधूरा है। भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करती, लेकिन क्योंकि अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से कई बार अचानक मेरे शरीर में दर्द उठने लगता है, इसलिए मैं भी तो पढ़ाई नहीं कर सकती, और अब तो शादी धीमी हो गई है, तो मुझे अपना घर भी देखना होता है। फिर आगे मेरे बच्चे हो गए तो मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को कैसे संभाला करूँगी। बच्चों को होते हुए पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं हो सकती। उनकी बात सुनकर मैं और मेरे दोस्त दोनों ही सोच में पड़ गए थे। मैंने भाभी से कहा, तो फिर आप एक काम करो, आप घर में काम के लिए कोई नौकरानी रख लो, इस तरह आप अपनी शिक्षा पूरी कर सकती हो। मेरी यह बात सुनकर भाभी के चेहरे पर चमक आ गई। वो कहने लगी, अरे तुमने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है। और फिर हम लोगों ने फ़ौरन ही भाभी का एडमिशन कराने के बारे में सोचा, लेकिन भाभी ने कहा, यह सब करने से पहले मैं तुम्हारे भैया की परमिशन ले लूँ, इसके बाद ही मैं एडमिशन लूँगी, और उसके बाद ही ये सारी बातें भी फाइनल होगी। शाम को भाभी ने भैया से पूछा तो भैया ने खुशी खुशी हाँ कर दी थी। भाभी आगे पढ़ने के लिए बहुत खुश थी। कहने लगी कि मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक़ था। वो कहने लगी, विशाल मुझे घबराहट हो रही है कि इतने सालों बाद मैं किस तरह पढ़ाई करूँगी। मैंने भाभी से कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। तो भाभी कहने लगी कि मैं कैसे सब कुछ अकेले हैंडल करूँगी, अगर मैं स्कूल जाऊँगी तो लोग वहाँ पर मेरी मजाक उड़ाएंगे कि इतनी उम्र में आकर मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर रही हूँ, और प्राइवेट पढ़ाई करूँगी तो घर में बैठकर मेरी कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे घर में भी तो समझाने वाला होना चाहिए ना। तो मैंने कहा, बस इतनी सी बात, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फ्री टाइम में पढ़ा दिया करूँगा, आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ लेना। यह सुनकर भाभी बहुत खुश हो गई थी। मैंने भाभी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा दिया था, जहाँ पर उन्हें
जाने की भी सूरत नहीं दी और एक नौकरानी से बात कर ली थी, मगर वो अभी कुछ दिन बाद आने के लिए कह रही थी। अब हमेशा मैं भाभी की पढ़ाई में मदद कर दिया करता था और मेरा दोस्त भी कभी कभी घर पर आता जाता था। हम तीनों एक साथ घूमने के लिए भी चले जाते थे, कभी डिनर पर जाते थे तो कभी किसी शॉपिंग मॉल में। हम तीनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी थी। मेरे घर पर भी बात होती थी तो मैं अपने मम्मी पापा को यही बताता था कि भाभी बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेरे अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रखती है, जिस पर मेरे मम्मी पापा मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाते थे। एक रात भाभी ने अचानक ही मुझे फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वो मुझसे कहने लगी कि मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने उन्हें तेल दिया है जिससे उनके शरीर पर मालिश की जाती है। जब भैया थे तो वो उनकी अच्छी तरह से मालिश कर दिया करते थे, लेकिन अब तो वो यहाँ पर नहीं है और भाभी का हाथ उनकी कमर तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए मैं इस तेल से उनकी मालिश कर दूँ। मैंने फ़ौरन ही उनके हाथ से तेल ले लिया और उनकी मालिश करना शुरू कर दी, लेकिन ना जाने क्यों जब मैं उनकी मालिश कर रहा था तो वो तिरछी निगाह से मुझे ही बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। मैंने से फटाफट की मालिश की और फिर बहाना बना दिया कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं फ़ौरन ही वापस अपने कमरे में आ गया था। मैंने धीरे धीरे अब नोटिस किया था कि भाभी मुझसे अपने हर छोटा मोटा काम करवाती रहती है। जैसे कभी कहीं जा रही होती है तो कभी अपनी साड़ी के ब्लाउज की डोरी मुझसे बनवाती है, तो कभी अपने गले में नेकलेस पहनाने के लिए कहती है और कभी रात को अपने कमरे में बुलाकर अपनी नाइटी का हुक लगवाती रहती है कि मेरी कमर पर हाथ नहीं जाता। वैसे इन चीज़ों में कोई ख़राबी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं वहाँ था तो उनकी मदद कर सकता था, लेकिन वो भी मुझसे जो काम करवाते इस समय वो मेरे करीब आने की भी कोशिश करती थी और मुझे अजीब तरह से देखा करती थी, जिससे मुझे बहुत अजीब घबराहट होने लगी थी और उन पर शक होने लगा था कि कहीं भाभी के मन में कुछ तो नहीं चल रहा। इस समय मैं उनसे दूरी बनाने लगा था और बहुत ही कम बात करने लगा था। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं उन्हें भाभी ना कहूँ बल्कि उनका नाम लेकर बुलाया करूँ, क्योंकि वो मेरी ही उम्र की है। लेकिन मैंने मना कर दिया था कि आप मेरी भाभी हो और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपका नाम नहीं ले। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। बाहर तूफ़ान आया हुआ था और दरवाजे पर भाभी मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी कि मैं आज रात यहीं पर सो जाऊंगी, क्योंकि बाहर बादल गरज रहे हैं और उनकी आवाज़ से मुझे बहुत डर लगता है और घबराहट की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। उनकी बात सुनकर मैं डर गया था और यही सोचने लगा कि भाभी मेरे कमरे में सोएगी, वो भी सारी रात के लिए, तो फिर ना जाने आगे क्या होगा। मैंने भाभी से कहा कि आपको इतने बड़े होकर डर लग रहा है, आप डरो मत, मैं तो बराबर वाले कमरे में ही हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दें ना, आप चाहे तो अपने कमरे में आराम से सो सकती हो। लेकिन भाभी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वो फ़ौरन ही मेरे बेड पर जाकर लेट गई। मैं एक तरफ खड़े होकर उन्हें देखता जा रहा था। फिर वो मुझसे कहने लगी, अरे तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, आओ तुम भी इधर ही लेट जाओ। उनकी इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होने लगा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप तो मैं ही गया हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ देर बैठकर ऑफिस का काम कर लेता हूँ। उसके बाद ने बहाना बनाने के लिए चुपचाप अपने लैपटॉप लेकर बैठ गया था और इस बात पर इंतज़ार करने लगा कि भाभी कब गहरी नींद में सो जाएगी। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि वो अब सो चुकी है, तो मैं धीरे से उठकर सोफे पर लेट गया था। अगले दिन भाभी ने सुबह उठकर मुझसे इस बात की शिकायत की कि मैं सोफे पर क्यों सोया हूँ और मैं उनकी वजह से इतना परेशान हुआ। वह बहुत ही ज़्यादा फिक्र जताने लगी कि विशाल, तुम मेरी वजह से सारी रात ठीक से सो भी नहीं पाए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने भाभी से बातचीत करना बहुत ही कम कर दिया था। ज़्यादातर मैं अपने काम से काम रखता था, जिसकी वजह से वो मुझसे अब शिकायत करने लगी थी, विशाल तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे, अब तुम मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते हो और ना ही मुझे कहीं घुमाने फिराने के लिए लेकर जाते हो। मैंने भाभी से कहा कि दरअसल मेरे ऑफिस में काम का लोड ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ और यही वजह है कि मैं आपके लिए समय नहीं निकाल पाऊँगा। भाभी यह कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया था और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उसी रात एक बार फिर से अपने कमरे में भाभी ने मुझे बुलाया था और मुझसे अपनी कमर पर मालिश करवाने के लिए कहने लगी। मैं जैसे ही उनकी मालिश करने लगा, उसके थोड़ी ही देर के बाद अचानक उठकर बैठ गई। फिर कहने लगी कि तुमने अभी तक मैं यह नहीं बताया कि तुम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो मैंने उनसे कहा कि दरअसल मुझे तरह तरह की बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हॉर्स राइडिंग करना भी बहुत पसंद है। उन्होंने मुझसे सवाल किया तो इसलिए मैंने भी उनसे पूछा कि और आपको क्या पसंद है। वो मेरी तरफ अजीब तरीके से देखकर कहने लगी कि मुझे भी हॉर्स राइडिंग करना पसंद है। मैंने उनसे कहा कि अरे
आपकी पसंद तो मेरी पसंद से मिलती जुलती है। इस समय एक अजीब सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल रही थी। इससे तो मेरे पूरे शरीर में ही घबराहट दौड़ गई थी। मैं पसीने में भीग चुका था। मेरे और उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा हो गया। वो बार बार इशारे से मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, जिसे मैं बहुत अच्छे से समझने लगा था। और तभी फिर मैं अपने होश में आया और मैंने अपना आपा खो दिया। मैं उन पर ज़ोर से चिल्लाया कि भाभी, आप मुझसे किस तरह की बातें कर रही हो। ऐसा कहने पर भाभी थोड़ा सा घबराती और कहने लगी, विशाल, तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको गलत समझ रहा हूँ। मैं यह कहकर उनके कमरे से बाहर निकल आया। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी ने मुझसे इस तरह की बात कही है और मुझे इस तरह का इशारा क्यों दिया। अब मुझे भाभी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उस दिन के बाद से तो मैंने भाभी से और भी ज़्यादा बातचीत करनी बंद कर दी। हालांकि आवाज़ आ रही थी, भैया भाभी से कह रहे थे, तुम्हें कुछ भी करके इसे औलाद हासिल करनी ही है। अगर ये भाग गया तो सबको सारी सच्चाई बता दे। अब मुझे इसको घर में ही कैद करके रखना पड़ेगा। भाभी कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे नींद की दवाई देकर इसके साथ अपना काम निकाल दूंगी। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लोगों की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से भागना ही था और इनकी सच्चाई अपने माता पिता के सामने लानी थी, क्योंकि वही मुझे बचा सकते थे। मैं खुद को रस्सियों से खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की से सुशांत कूदकर कमरे में आ गया था और उसने मुझे खोलना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसने कहा कि तुम्हारी भाभी बहुत ही घटिया औरत है। मैं तुम्हारी भाभी से मिलने के लिए दरवाजे तक आया ही था कि मुझे तुम सब लोगों की बातों की आवाज़ आई। तब मुझे पता चला कि तुम्हारी भाभी तो बहुत चालाक औरत है और उसके साथ तुम्हारे भैया भी मिला हुआ है। तुम्हारी जान को ख़तरा था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। सुशांत की बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत बढ़ गई थी, क्योंकि मैं उससे जिनके वासियों से नफरत करने लगा था। उसने जल्दी से मुझे खोल दिया और हम दोनों वहाँ से बहुत दूर भाग गए थे। अब मुझे सारी सच्चाई अपने माता पिता को बतानी थी, इसलिए मैंने उनको फ़ोन कर दिया और सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे फ़ौरन ही घर आने के लिए कहा। मैंने अपने दोस्त को थैंक यू बोला और उससे कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरे पास इस समय वॉलेट भी नहीं था, इसलिए उसने मुझे घर जाने के लिए थोड़े से पैसे दे दिए। मैं जैसे ही अपने घर आया तो मेरे पेरेंट्स ने भैया को फ़ोन करके उनसे सारे संबंध ख़त्म कर दिए थे और उनसे फ़ोन पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था। मेरे पापा ने कह दिया था कि वह भैया की शक्ल तक नहीं देखना चाहते और वो उनको अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बेटा है और वो है विशाल। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि तुम बचपन से ही ज़िद्दी और बदतमीज़ रहे हो, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि एक दिन तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर दोगे, और वो भी अपने छोटे भाई के साथ। तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई। इसलिए मेरे माता पिता ने उनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। हालांकि भैया मेरे मम्मी पापा से माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन उनकी किसी विवाद की सुनवाई नहीं हुई थी और उन लोगों ने मुझे गले से लगा लिया था। वह भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उनका बेटा सही सलामत वापस उनके पास आ गया। अब उन्होंने कहा कि हम तो मैं कहीं भी नहीं जाने देंगे। हमारा एक बेटा तो ना जाने इस पर चला गया, लेकिन हम तो मैं सीने से लगा कर रखेंगे और तुम यहीं पर रहकर नौकरी करोगे। तो मैं कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने शहर में ही नौकरी कर रहा हूँ। भैया भाभी से तो हमने कोई भी रिश्ता नहीं रखा और ना ही वो हमारे घर आते हैं। कुछ रिश्ते इस तरह से अपने रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे भाई ने अपनी बदनामी दूर करने के लिए मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। अगर वो नामर्द थे तो अपना इलाज करा सकते थे, मगर उन्होंने यह राज दुनिया से छुपाने के लिए अपने छोटे भाई का ही इस्तेमाल करना चाहा और यह भी नहीं सोचा कि उनकी पत्नी और मेरे बीच क्या रिश्ता है। कुछ रिश्ते इसी तरह से रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं और ऐसे रिश्तों से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।